स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो हमारे फर्स्ट वीडियो पे हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आपकी मेहनत को देखकर और आपके इंटरेस्ट को देखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं सीईटी का सेकंड सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके न्यू टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस के न्यूमेरिकल्स के बारे में। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया है। उसका फर्स्ट टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे वो एमसीक्यूज हमने पहले सॉल्व किए और आज हम सॉल्व करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। कैसे डेवलप होता है, एग अपैरेटस क्या होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं। तो इन टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेगास्पोरोजेनेसिस का थ्योरी एक बार रीड करके फिर ये सेशन देखोगे तो आपके सारे एमसीक्यूज आपको करेक्ट आएंगे और आपको मजा आएगा जब आपके आंसर्स करेक्ट आते हैं। सो अब तक अगर चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल शेयर कर दो। चलो मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, सबके साथ फटाफट चैनल शेयर करो ताकि उनको भी ये सेशन देखने मिले, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अब तक एंट्रेंस की कोई भी तैयारी स्टार्ट नहीं की थी लेकिन अब वो करना चाहते हैं। तो सीईटी के स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये सेशन देख सकते हैं और नीट के बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि इनमें मैं बहुत सिंपल, बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो नीट के बच्चों को इनके आंसर्स, जो पहले से नीट की पढ़ाई कर रहे हैं उनको इसके आंसर्स 10-10 सेकंड में आ जाने चाहिए। नीट के बच्चों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। तो चलो शेयर कर दिया सबके साथ। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग, टाइमर नहीं लगाऊंगी आज लेकिन आपको खुद को वीडियो पॉज करके 10 सेकंड का टाइम देना है और आंसर सॉल्व करना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो सबसे ज्यादा कॉमन एम्ब्रियो सैक कैसे टाइप का देखने को मिलता है हमको फ्लावरिंग प्लांट में। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। हमने जो पढ़ा है हमारी थ्योरी में जो सबसे ज्यादा कॉमन एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है, मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। देखो, आपने पढ़ा था फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूरा आपने पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि हमारा जो सबसे पहला मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये डिप्लॉइड सेल्स मियोसिस करते हैं। तो मियोसिस के वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, 4 हेप्लॉइड सेल्स देखने को मिलते हैं। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। तो ये तो मेल गैमेट के जैसा ही हो गया। हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, कल के सेशन में, कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, देखो माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट या पोलन ग्रेन और मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेट। तो हमने माइक्रोस्पोर के सेशन में क्या पढ़ा था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, एक मेगास्पोर मदर सेल से आपको 4 मेगास्पोर्स यानी कि 4 फीमेल सेल्स मिल रहे हैं। लेकिन इसमें एक नई चीज क्या है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एक मेगास्पोर मदर सेल से आपको 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं। ये चारों मेगास्पोर्स हेप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं ये चारों मेगास्पोर्स? हेप्लॉइड होते हैं, बट इनमें से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं। 3 मेगास्पोर्स क्या हो जाते हैं? डीजनरेट, यानी कि वो पहले ही डैमेज हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो आगे जाके मैच्योर होता है। तो एक मेगास्पोर सिर्फ आगे जाके बचता है। तो जब भी मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर मैच्योर हो तो ऐसे टाइप के एम्ब्रियो सैक को हम मोनोस्पोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के एम्ब्रियो सैक को हम मोनोस्पोरिक बोलते हैं। अगर समझो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है जिनमें 2 मेगास्पोर मैच्योर होंगे और 2 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, तो ऐसे टाइप के मेगास्पोर्स को हम बाइस्पोरिंग बोलेंगे या बिस्पोरिक बोलेंगे। सो मोनोस्पोरिक यानी कि एक मेगास्पोर मैच्योर हुआ, बाइस्पोरिक यानी कि 2 मेगास्पोरिक मैच्योर हुए हैं, और टेट्रास्पोरिक यानी कि चारों के चारों मेगास्पोर्स मैच्योर हो रहे हैं। हमको मोस्ट कॉमन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कॉमन एम्ब्रियो सैक कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैसा देखने को मिलता है हमको कि एक मेगास्पोर मदर सेल में से 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बने, उन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक मेगास्पोर मैच्योर होता है और ये मेगास्पोर आगे जाके माइटोसिस दिखाता है। 3 माइटोसिस के स्टेज देखने को मिलते हैं, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 और माइटोसिस 3।
और माइटोसिस 3 के एंड में आपको क्या देखने को मिलता है, ऐसे एंड में हमको एक सेल देखने को मिलता है, ओव्यूल जिसको आप बोल सकते हो। तो उसमें यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा इस एम्ब्रियो सैक में, ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडाल सेल्स होते हैं, नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल होता है, और बीच में आपका एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ये एक ही सेल होता है। तो अब तुम मुझे काउंट करके बताओ, देखो यहाँ पे आपके 3 सेल है, यहाँ पे आपके 3 सेल है, 3 एंटीपोडाल सेल्स, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, टोटल 3 और 3 6 हो गए, और बीच में आपका एक सेल है, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, जो बीच का सेल होता है उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो वहां पे सेल एक है, देखो इधर ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे 3 एंटीपोडाल सेल्स हैं, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स है, बीच में एक एग अपैरेटस है, तो ये हो गए 3 और ये हो गए 3, ठीक है। और बीच में आपका एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, लेकिन इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। सो यहाँ पे 3 सेल्स के 3 न्यूक्लियाई, यहाँ के 3 सेल्स के 3 न्यूक्लियाई और यहाँ के 2 न्यूक्लियाई, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 3 + 3 प्लस ये 2, सो टोटल 8 न्यूक्लियस। लेकिन सेल्स कितने हैं, सेल्स हैं आपके 3 और 3, ये 6 सेल्स, और ये सेल सिर्फ एक ही है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ना, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। सो आपका ये जो अपैरेटस है, आपका ये जो एम्ब्रियो सैक का अरेंजमेंट है, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके एम्ब्रियो सैक मोनोस्पोरिक टाइप का सबसे कॉमन होता है, यानी कि 4 मेगास्पोर से 1 मेगास्पोर मेच्योर होता है। और दूसरा पॉइंट कि हमारा जो मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक है उसमें हमको 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बच्चे इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखो, कॉमन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्स हैं, 3 नीचे 3 ऊपर बीच में 1, 7 सेल हैं, लेकिन न्यूक्लियस 8 है, क्योंकि जो बीच का सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो अब आप मुझे बताओ कि इन 4 ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। सब लोग वीडियो पॉज करो और आंसर दो, ठीक है। तो चलो, जिन लोगों ने आंसर बता दिया होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं आया तो मेरे साथ देखो क्या बोला हमने यहाँ पर कि 4 मेगास्पोर में से एक ही मेगास्पोर मैच्योर हो रहा है, मतलब या तो आंसर आपका ए होगा या तो बी होगा, यानी कि मोनोस्पोरिक है, इतना तो कंफर्म है। और उसके बाद हमने क्या बोला कि 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होना चाहिए। तो दोनों में से देखो 8 न्यूक्लियस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए के पास, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ये खुद से सॉल्व किया, वेरी गुड, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सीईटी में भी आया था 2004 में, और ये एम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बताया जा रहा है, मेगास्पोर्स यानी कि फीमेल गैमेट्स या फीमेल सेल्स की हम बात कर रहे हैं। सो मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स आफ्टर। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, ये देखो प्रीवियस स्लाइड में मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स में पहले मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद मेगास्पोर्स बनते हैं। सो यहाँ पे हमको वही पूछा गया है कि मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं। आपके पास मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल से, एक मेगास्पोर मदर सेल से आपको 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं, लेकिन कौन से डिवीजन के वजह से, यहाँ पे कौन सा डिवीजन आता है, तो अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देखो, जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट है उसमें प्रॉपरली पूरा पाथवे बताया गया है, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था। तो वीडियो को पॉज करो, जिनको ये आंसर आता है वो लोग ये आंसर दो। ओके, तो जिन्होंने आंसर दे दिया है वेरी गुड, जो आंसर नहीं दे पाए हैं तो उनकी हेल्प मैं कर देती हूँ कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाने के लिए मियोसिस होता है, और फिर इसमें से 3 मेगास्पोर डी जनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक मेगास्पोर आगे जाके मेच्योर होता है, और फिर इस मेगास्पोर के अंदर 3 बार माइटोसिस होता है। हमेशा याद रखो, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जब होता है तो पहले मियोसिस होगा और बाद में माइटोसिस होगा, 3 बार माइटोसिस होगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, टेगमेंट डेवलप्स फ्रॉम। ओके, तो आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद होगा। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा था, समझो ये आपका बीच में एम्ब्रियो सैक, ये आपका न्यूसिलस, ठीक है, ये इसके इंटीग्यूमेंट्स बना रही हूं मैं, ठीक है। ओके, ये अपना इंटीग्यूमेंट्स बन गया, फिर यहाँ से इसका समझो मैंने ऐसा फ्यूनिकल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने क्या पढ़ा था, हाँ समझो ये न्यूसिलस कंप्लीट कर दिया मैंने। यह आपका एम्ब्रियो सैक है, यह आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल
सारा अरेंजमेंट रहेगा। ये आपका न्यूसिलस है। क्या है ये आपका न्यूसिलस, जो पैरेन्काइमा टिश्यू से बना है, जो आपके एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देता है। और ये है आपका इनर इंटीग्यूमेंट। ये क्या है आपका इनर इंटीग्यूमेंट, और ये है आपका आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है, टेगमेन कैसे डेवलप होता है। अब सबसे पहली बात तो टेगमेन क्या होता है, जब आपका सीड डेवलपमेंट होता है तो सीड के बाहर दो लेयर्स होती है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। तो जो इनर लेयर होती है वो इनर लेयर टेगमेन बोलते हैं उसको, और जो आउटर टफ लेयर होती है उसको टेस्टा बोलते हैं। सीड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था टेस्टा एंड टेगमेन। जो बाहर की लेयर है उसको टेस्टा बोलते हैं, जो इनर लेयर है उसको टेगमेन बोलते हैं। तो टेगमेन वाली लेयर कौन से इंटीग्यूमेंट से बनती है, देखो चलाजा तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसको हम चलाजा बोलते हैं, तो चलाजा लेयर नहीं बनाता है, सीड की लेयर चलाजा नहीं बनाता है। फ्यूनिकल आपका कनेक्शन पॉइंट है, ये आपके ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है, तो फ्यूनिकल भी आंसर नहीं आएगा। अब कंफ्यूजन है आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट के बीच में, तो मैंने आपको पहले ही बोला टेगमेन इज इनर लेयर। टेगमेन कौन सी लेयर है, इनर लेयर है। तो ये कौन से इंटीग्यूमेंट से बनेगी, वीडियो को पॉज करो और आंसर दो। चलो, तो जिन्होंने आंसर दे दिया वेरी गुड, जो आंसर नहीं दे पाए उनको मैं हेल्प करती हूँ। तो आपका आंसर आएगा इनर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट से टेगमेन बनता है और आउटर इंटीग्यूमेंट से आपका टेस्टा बनता है। आई होप आपको ये याद रहेगा। ओके, ऑल राइट, तो ये आया था आपके CET 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको देखो क्या पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में पूछा गया था, सो पे अटेंशन। Which of the following statement is not correct? देखो एंट्रेंस एग्जाम में ना आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा जाता है, आपको हमेशा उल्टा पूछा जाता है। आप बचपन से क्या देखते आ रहे हो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताओ, पर यहाँ पे आपको क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताओ। सो यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा और 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो आपको पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। चलो चारों स्टेटमेंट साथ में पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट हमको क्या दिया गया है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। देखो ऐसा आपका ओवरी होता है, यहाँ पे आपका ये स्टाइल और ये आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर आपका पोलन ग्रेन आके बैठता है। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर आपका क्या बैठता है, पोलन ग्रेन आके बैठता है। अब इमेजिन करो कि आपके एक स्टिग्मा के ऊपर 2 अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन आकर बैठे हैं। ये रेड वाला जो पोलन ग्रेन है ये सेम स्पीशीज का है, और ये ब्लैक वाला जो है ये डिफरेंट स्पीशीज का है। तो मैंने आपको लेक्चर के टाइम पर पढ़ाया था, बताया था कि स्टिग्मा जो है उसके पास एक ऐसी स्पेशल शुगर होती है जो सिर्फ और सिर्फ सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर आपका पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का नहीं है तो स्टिग्मा जो है उसको अपने ऊपर से हटा देता है, यानी कि कंपैटिबिलिटी मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, आप फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, क्या दिया गया है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज यानी डिफरेंट स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एक स्टिग्मा के ऊपर अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर सकते हैं क्या, नहीं, सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन होना इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंट स्पीशीज का पोलन ग्रेन होगा तो जर्मिनेशन नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आप सोचोगे अरे वाह, हमको तो पहले ही स्टेटमेंट में आंसर मिल गया। ठहरो, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ो और देखो कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा रॉन्ग है और फिर डिसाइड करो कि कौन सा आंसर आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बट ओनली 1 पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रोज इनटू द स्टाइल। तो ये गलत है। देखो क्या पढ़ाया था मैंने, अगर आपको लेक्चर याद आ रहा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सेम स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स अगर आपके स्टिग्मा के ऊपर बैठते हैं तो ये सारे एक साथ जर्मिनेट हो सकते हैं और इसमें से एक ही पोलन ट्यूब आपके ओव्यूल तक पहुंचती है, लेकिन सबका स्पीशीज सेम होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है मेनी स्पीशीज, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज एक साथ जर्मिनेट हो सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन एक स्टिग्मा के ऊपर कभी जर्मिनेट नहीं हो सकते, स्पीशीज सेम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, जो इंसेक्ट पोलन ग्रेन कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, या नेक्टर पी लेते हैं यानी फ्लावर का जूस पी लेते हैं विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, मतलब बिना पॉलिनेशन किए। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन लाकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर छोड़ देना ताकि उनका रिप्रोडक्शन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। लेकिन कुछ इंसेक्ट इतने स्मार्ट होते हैं कि वो आते हैं फ्लावर पे बैठते हैं लेकिन पोलन ग्रेन देते ही नहीं है फ्लावर को, सिर्फ उसका जूस पी लेते हैं। तो ये तो चीटिंग हो गई। तो ऐसे टाइप के पॉलिनेटर्स को हम पोलन या नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं,
यानी कि चोर बोलते हैं। सही बात है ना, इनका काम है पॉलिनेशन करना, पर ये पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आ रहे हैं, जूस पी रहे हैं और जा रहे हैं। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil। pistil मतलब क्या होता है, आपका स्टिग्मा और स्टाइल। तो आपका पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब कब डेवलप होता है, जब वो स्टिग्मा के अंदर की केमिकल को एब्जॉर्ब करता है। देखो मैंने आपको बताया था स्टिग्मा के अंदर एक स्पेशल शुगर होती है, सुबेरिन शुगर। तो जब आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा की शुगर को एब्जॉर्ब करता है तभी आपका पोलन ग्रेन डेवलप होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी केमिकल कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है पोलन ग्रेन ग्रो होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट, सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीशीज। तो ये भी करेक्ट है, हमने पॉलिनेशन में पढ़ा था जो बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं उनमें कुछ रेप्टाइल्स भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो अब आप बताओ कौन सा आंसर करेक्ट आएगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जी हाँ, सो आपका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि सिर्फ यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमको क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन और इसके बाद का एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों सिमिलर है। ओके, ये और इसके बाद के बाद वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो दो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, और ये नीट का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, लेट अस सी। एक मिनट इंक, हाँ। सो द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। देखो जब मैं ओव्यूल की बात करती हूँ मतलब मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ऐसा आपका ये ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर आपका न्यूसिलस है, फिर इंटीग्यूमेंट्स आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, क्या बोला गया है हमको इधर पे, ये सारे स्ट्रक्चर्स मिला के आपका एक ओव्यूल बनता है। इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को मिला के हम ओव्यूल बोलते हैं। अगर आप सिर्फ ये अंदर के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये इसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल बोलते हैं। सो ओव्यूल इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल के लिए दूसरा नाम क्या है? देखो मेगास्पोर मतलब क्या होता है, आपके मेगास्पोर मदर सेल में से, आपके मेगास्पोर मदर सेल में से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, और इसमें से एक मेगास्पोर आगे जाके ओव्यूल एम्ब्रियो सैक बनाता है। एक मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है, मतलब 3 बार माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो इसको हम मेगास्पोर नहीं बोल सकते, ओव्यूल को हम मेगास्पोर नहीं बोल सकते, क्योंकि मेगास्पोर से सिर्फ एम्ब्रियो सैक बनेगा। मेगास्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। सो ओव्यूल को मेगास्पोर नहीं बोल सकते। मेगास्पोरोफिल मतलब क्या होता है, मेगास्पोरोफिल यानी कि आपका जो फीमेल का जहां पर आपके मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं। मेगास्पोरोफिल यानी कि जिसके अंदर आपके मेगास्पोर मदर सेल्स बन रहे हैं। तो यानी कि ये तो मम्मी की मम्मी हो गई, मतलब मेगास्पोर जिसके अंदर बन रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल, उसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। तो मेगास्पोरोफिल के अंदर आपका मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, फिर मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर्स बनाएगा। सो ये भी आंसर करेक्ट नहीं है, इसको भी हम ओव्यूल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आपका नेक्स्ट आता है मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है, और मेगास्पोर से आपका ओव्यूल बनता है। तो ओव्यूल और मेगास्पोर मदर सेल दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। एमएमसी से आपका ओव्यूल बनेगा। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको सेकंड या थर्ड स्टेटमेंट ही दिया गया है दैट ओव्यूल इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, वो मेगास्पोर जो आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाएगा, वो मेगास्पोर जो आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाएगा, उस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ओके, यानी कि ये सॉरी एम्ब्रियो सैक नहीं, कंप्लीट ओव्यूल, ये इसको हम बोलते हैं ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, यानी कि जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है मेगास्पोरेंजियम। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये क्वेश्चन और इसके बाद का क्वेश्चन दोनों सेम है, और ये नीट 2013 में पूछा गया था। सो मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट ओव्यूल। ओव्यूल मतलब क्या, बीच में एम्ब्रियो सैक रहेगा, बाहर न्यूसिलस रहेगा, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये आपका न्यूसिलस है, फिर इसके बाहर आपके इंटीग्यूमेंट्स के लेयर हैं, और फिर आपका फ्यूनिकल है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल बोलते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल बोलते हैं, और ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक तो अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, सो इसको मेगास्पोरेंजियम नहीं बोल सकते। फ्रूट तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और न्यूसिलस जो है, न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले लेयर को बोलते हैं। करेक्ट है,
सॉरी ये वाली लेयर, ये देखो इधर मैंने पहले ही लिखा हुआ है, सी दिस लेयर इज न्यूसिलस, ये वाली लेयर आपकी न्यूसिलस है। तो पूरे ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। याद रखो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप दोगे मुझे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका आंसर मैं नहीं देने वाली। ओके, सो इस क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमको? मैच्योर पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक हैज गॉट। पॉलीगोनम बेसिकली क्या होता है? ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स है। तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता है उसके एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, एंटीपोडाल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, एग अपैरेटस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। सो ऐसे टाइप के एम्ब्रियो सैक को हम पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं। या ये क्वेश्चन 2005 सीईटी में पूछा गया था, या इसको बदल के ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अ नॉर्मल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी फाइनल एम्ब्रियो सैक कैसा देखने को मिलता है? तो कैसा देखने को मिलता है हमको? चलो आप मुझे बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन था ये अपना, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने देखा सेम उसके जैसा है। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल्स देखने को मिलते हैं हमको? ये देखो यहाँ पे 3 सेल्स, यहाँ पे 3 सेल्स और ये बीच का 1 सेल। सो टोटल हमारे पास 7 सेल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइज क्या है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, जो बीच का सेल होता है, उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। सो सेल्स आपके पास 7 है, लेकिन न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8। तो अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आएगा? तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको कंपलसरी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा चलो कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? चलो बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम अप। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखो, आपको सेल नंबर और न्यूक्लियाई नंबर याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा सेशन एंड होने आने वाला है। हम हर सेशन में टोटल 10 क्वेश्चंस करते हैं जो सीईटी या नीट में आए हुए हैं, वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस। सो एग अपैरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, देखो ध्यान से देखो, ये आपका एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के पास यहाँ पर 3 एंटीपोडाल सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडाल सेल्स। तीनों सेम साइज के होते हैं, मैंने थोड़ा छोटा बड़ा बनाया है। फिर यहाँ पर होते हैं आपके 2 सिनर्जिड्स, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? 2 सिनर्जिड्स, ओके, जो आपके एग सेल को न्यूट्रिशन देते हैं। और यहाँ पे आपका होता है फीमेल गैमेटोफाइट, इसको आप एग सेल भी बोल सकते हो या फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो। तो और बीच में आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अभी के लिए ये चीज भूल जाओ, अभी के लिए ये चीज भूल जाओ, हमको सिर्फ एग अपैरेटस के ऊपर फोकस करना है। ध्यान से देखो, एग अपैरेटस मतलब क्या होता है? ये नीचे वाला पार्ट जो माइक्रोपाइल के पास होता है, यानी कि आपका एग सेल प्लस सिनर्जिड, एग सेल प्लस सिनर्जिड मिलके आपका एग अपैरेटस बनता है। क्या बनता है आपका? एग अपैरेटस। तो आपको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक एग अपैरेटस में, देखो ये सीईटी में पूछा गया था 2000 में। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक एग अपैरेटस में कौन से सेल्स होते हैं। चलो वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। ओके, तो जिन्होंने आंसर कर दिया है वेरी गुड, जो आंसर नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। तो अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर आएगा? सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स, क्योंकि हमको सिर्फ एग अपैरेटस पूछा है। 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडाल सेल्स नहीं आएगा, क्योंकि एग अपैरेटस मतलब नीचे वाला पार्ट। फिर 3 एंटीपोडाल्स ओनली, नहीं, उसको हम एग अपैरेटस नहीं बोलते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एग सेल, उसको भी हम एग अपैरेटस नहीं बोलते हैं। एग अपैरेटस यानी कि आपका एग सेल प्लस सिनर्जिड्स, ओके। सो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विथ चलाजल एंड इज कॉल्ड, ओके। देखो ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ओके, यहाँ पे आपके एंटीपोडाल सेल्स, यहाँ पे आपका सिनर्जिड, या आपका फीमेल गैमेटोफाइट, या आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिर इसके बाहर आपका होता है न्यूसिलस, देखो ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये आपका न्यूसिलस है। फिर इसके बाहर आपके होते हैं इंटीग्यूमेंट्स, क्या होते हैं यहाँ पर आपके? इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। और फिर यहाँ पर आपको ऐसा फ्यूनिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऐसा फ्यूनिकल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विथ चलाजल एंड इज कॉल्ड व्हाट? अगर आपका फ्यूनिकल चलाजल एंड के साथ निकल रहा है, देखो हमेशा याद रखो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बोला है ना बायोलॉजी में, तो हमेशा आपको याद रखना है कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने वाला लिंक, ओके। तो ये जो फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल
आपके ओव्यूल को आगे जाके प्लेसेंटा से कनेक्ट करेगा। किससे कनेक्ट करेगा? ये आगे जाके प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करवाएगा। तो ये फ्यूनिकल जो आपके चलाजल एंड से चिपका हुआ है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हीलम। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हीलम। ओके, क्योंकि ये तो लेयर्स है, ये लेयर्स इंटीग्यूमेंट है, इंटीग्यूमेंट से नहीं आ रहा है फ्यूनिकल। प्लेसेंटा तो बाद में आता है और न्यूसेलस तो मिडल लेयर है और फ्यूनिकल सबसे बाहर लेयर से कनेक्टेड होता है। तो आपका फ्यूनिकल चलाजल एंड के पास चिपका हुआ है। कहां पर चिपका हुआ है? चलाजल एंड के पास चिपका हुआ है और दोनों के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? हीलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। यस, जिनको आंसर आ रहा था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनर्जिड्स ऑफ द पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक आर। ओके, तो अभी देखो, अभी हमने एम्ब्रियो सैक पढ़ा ना। ये देखो, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पर आपके एंटीपोडाल सेल्स है, 3 एंटीपोडाल सेल्स। यहाँ पर आपके 2 सिनर्जिड्स है और ये बीच में आपका एक एग सेल है और यहाँ पे आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सो आपके एम्ब्रियो सैक में कितने सिनर्जिड्स हैं? 2 सिनर्जिड्स हैं। तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड सिनर्जिड। क्या बोलेंगे इसको हम? डिप्लॉइड सिनर्जिड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सिनर्जिड। 2 है इसीलिए डिप्लॉइड। तो बताओ आंसर क्या आएगा? हेप्लॉइड मतलब 1, ट्रिप्लॉइड मतलब 3, पॉलीप्लॉइड मतलब बहुत सारे। सो सिनर्जिड्स कितने हैं हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर? 2, इसीलिए इसका आंसर आएगा बी। ऑल राइट, अब आती है बारी आपके लास्ट क्वेश्चन की, होमवर्क क्वेश्चन। ये मैं बिल्कुल आंसर नहीं बताने वाली हूँ, आपको सिर्फ मैं डायग्राम बताने में हेल्प करूंगी, आंसर आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर हमको आपका फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पूरा एक प्रॉपर डायग्राम दिया गया है। ऑल राइट, तो देखो, ये जो आपका ए वाला पार्ट है, दीज आर एंटीपोडाल सेल्स। ए इज व्हाट? लेबलिंग देखो ध्यान से, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। ए इज एंटीपोडाल सेल्स। फिर आपका बी वाला पार्ट क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपका बी वाला पार्ट क्या है? बीच में जो सेल होते हैं उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर आपका सी क्या है? सी इज योर स्टिग्मा। ध्यान से देखो, स्टिग्मा के ऊपर एरो ड्रॉ किया गया है, तो ये आपका सी है। डी आपका क्या है? स्टाइल। स्टिग्मा से लेके ओवरी के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो ई वाला पार्ट है, ई इज योर चलाजल एंड। तो अब मुझे बताओ, ए बी सी डी ई, इसको इसी सीक्वेंस में देखना। ए का ऑप्शन क्या है? बी सी डी ई। मैंने आपको सारी लेबलिंग करके दे दी है। आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो आपको हमको कमेंट सेक्शन में कंपलसरी कमेंट करके बताना है। होमवर्क का आंसर क्या था ये आपको कंपलसरी कमेंट करके बताना है। तो सब लोग इसको कमेंट करेंगे। किसी को अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम टेलीग्राम पे इसका आंसर दे देंगे। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा सॉल्व करने में। हमने आज सेकंड टॉपिक खत्म कर लिया है। इसी तरीके से इस चैप्टर के कुछ 3 से 4 और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सीड फॉर्मेशन, तो उनके बेसिस पर भी मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगी और ऐसे ही हम हर चैप्टर्स का करने का कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फायदा हो जाए। डोंट बी सेल्फिश। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही अपडेटेड नोटिफिकेशंस और बहुत सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। हमारी चैनल की लोगो ही टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है। सो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लगातार 2 दिन से अनाउंस कर रही हूँ कि जो इस साल बच्चे 12th में गए हैं तो तुम लोग 10-15 दिन का वेकेशन और एंजॉय कर लो। उसके बाद हम आपका जूम पर लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी मिनिमम फीस होगी कुछ 150-140 ऐसी कुछ फीस रखेंगे हम। सो हर मंथ का आपका फीस होगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लाइव जूम पे कितने टाइम का लेक्चर्स होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जल्दी यूट्यूब पर अपडेट करेंगे। तो अपने जूनियर्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो, उनको भी बोलो ये चैनल ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स भी हम कंटिन्यूअस अपलोड कर रहे हैं ताकि वो भी अपने लिए प्रिपेयर कर सके। तो मिलते हैं जल्दी। एमसीक्यू का आंसर जरूर बताना। होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो कमेंट करके बताना कि आंसर क्या है। और दूसरी वीडियो के लिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी बायो की। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।